नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने एक विषय से संबंधित महत्वपूर्ण लेख पर बातचीत प्रस्तुत करूँगा। यह लेख के सत्यकुमार और सतीश देशपांडे के द्वारा लिखा गया है। यह अक्टूबर 14 यानी 14 अक्टूबर के दिन द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। इस लेख का शीर्षक है एक्सटेंडिंग सोशल जस्टिस। इस लेख में कुछ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, खास तौर पर 1 अगस्त 2024 के दिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो सब कैटेगराइजेशन या उप श्रेणीकरण कर सकती है। बहुत सारे समूहों ने इस निर्णय का विरोध किया और इसके खिलाफ वो सर्वोच्च न्यायालय में फिर से गए, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने इस निर्णय की समीक्षा करे और सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर के दिन ऐसी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सतीश देशपांडे और के सत्यनारायण कुछ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करते हैं। उन तर्कों को आपके सामने रखने से पहले मैं आपको इस पूरे मामले की थोड़ी पृष्ठभूमि की जानकारी भी देना चाहूँगा। आमतौर पर हम यह जानते हैं कि हमारे देश में 4 तरह के रिजर्वेशन लागू हैं और नौकरियों में वो 4 तरह के रिजर्वेशन हैं, 4 तरह की श्रेणियों के लिए रिजर्वेशन है। एक अनुसूचित जनजाति या एससी, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए। मोटे तौर पर जो नौकरियों के आरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि लोकसभा और विधानसभा के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में जो अनुसूचित जनजातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अभी तक जो ये 2 श्रेणियां हैं एससी और एसटी, इनके लिए किसी भी प्रकार के क्रीमी लेयर की व्यवस्था करने या सब कैटेगराइजेशन की बात करने के बारे में एक सहमति बनी हुई थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में एक निर्णय दिया था जिसमें उसने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को पूरी तरीके से नकार दिया था। लेकिन जो 2024 का सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए गए और यह कहने की कोशिश की गई कि इस तरह का सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण तर्क जो सामने आया वह यह कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 341 से अनुसूचित जातियों की श्रेणी के निर्माण का प्रावधान है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणी के निर्माण का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि आमतौर पर ये अपने आप पहले से मौजूद श्रेणियां नहीं थी, बल्कि संविधान ने इनका निर्माण किया और इसमें जो पहले से मौजूद समूह थे उनको सम्मिलित किया गया। तो इस लिहाज से ये जो पूरी श्रेणी है वह संविधान के द्वारा निर्मित है और इन श्रेणियों के भीतर में किसी भी तरीके का जो बदलाव है वह सिर्फ संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति की सहमति से ही हो सकता है, यानी कि उसके लिए संवैधानिक आधार पर प्रावधान करने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि इनके अंदर जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए अलग तरीके से जो सरकारें हैं वो काम कर सकती हैं। यानी कि अगर अनुसूचित जातियों के भीतर असमानता है या अनुसूचित जनजातियों के भीतर असमानता है तो राज्य और केंद्र सरकार जो है वो इस संदर्भ में फैसला कर सकती है। जो सतीश देशपांडे और के सत्यनारायण हैं वो इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निकलने वाली 4 विशेषताओं को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात वो यह कहते हैं कि इस निर्णय से यह बात साफ तौर पर आती है कि जो सब कैटेगराइजेशन है उसे लागू किया जा सकता है सब्सटैंटिव जस्टिस को हासिल करने के लिए। यानी कि जो पूरा समूह है उस समूह के भीतर कई श्रेणियां बनाई जा सकती हैं, 2 श्रेणी बनाई जा सकती है जिसमें एक समूह को या कुछ समूहों को आगे का समूह और कुछ समूहों को पिछड़े समूह के रूप में इंगित किया जा सकता है। दूसरा, उसमें यह बात भी सामने आती है कि जिससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी या कुशलता की बात कहते हैं, लोगों के तैयार होने की बात कहते हैं, उसे इस तरीके से समायोजित किया जाना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आरक्षण के दायरे में आ पाए। और जो तीसरी बात इसमें सामने आती है वो ये कि इसमें किसी भी तरीके से किसी भी जाति को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अब यह प्रावधान जो कि या यह सोच या यह बात जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सामने आती है वह ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लागू होने वाले क्रीमी लेयर से के प्रावधान से अलग है।
क्रीमी लेयर के प्रावधान में है यह बात है कि अगर किसी परिवार की आमदनी, माता पिता की आमदनी एक निश्चित सीमा से ज्यादा है तो उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो यह निर्णय है उसकी जो तीसरी बात सामने आती है वो यह है कि इसमें किसी भी समूह को बाहर नहीं किया जाएगा। सब कैटेगराइजेशन का मतलब यह जरूर हो सकता है कि इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया जाए, इस तरीके से श्रेणी को बनाया जाए जिसमें अलग अलग समूहों को आरक्षण का लाभ मिल सके। अगर एक समूह को ज्यादा मिल रहा है तो जो पिछड़े हुए समूह हैं अब ऐसी स्थिति बनाई जाए कि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और जो चौथी बात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सामने आती है वो यह कि एक ठोस आंकड़े होने चाहिए कि कौन समूह पिछड़े हैं, कौन समूह अगड़े हैं, किन समूहों को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिला है, किन समूहों को आरक्षण का कम फायदा मिला है। तो ये जो चार प्रमुख बातें हैं वो सतीश देशपांडे और के सत्यनारायण के अनुसार एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं कि अब सामाजिक न्याय के पूरे विमर्श को विस्तार देने की जरूरत है। और जो एक महत्वपूर्ण तर्क ये दोनों लेखक प्रस्तुत करते हैं वो ये कि जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ उसी तरीके का तर्क दिया जा रहा है जैसा तर्क आरक्षण के लागू होने के समय उच्च जातियों के विद्वान दिया करते थे। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता था कि जो लोग हैं वो अभी तैयार नहीं हैं और अयोग्य लोगों को की भरमार हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से इनका यह कहना है कि विशेष रूप से अलग तरीके से ठोस आंकड़ों को जुटाकर इस बारे में फैसला लिया जाना चाहिए और जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं उन्हें अपने विरोध के तर्कों पर फिर से विचार करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है यह लेख, और निश्चित रूप से यह इस बात को भी इंगित करता है कि जातिगत जनगणना या जातिगत जनगणना के आधार पर अगड़े समूह पिछड़े समूह का निर्धारण काफी महत्वपूर्ण बात है और इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। दूसरी जो चीज हमें समझने की जरूरत है वह यह कि जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं उनकी आशंका या उनका डर बिल्कुल निराधार नहीं है। इस बात की ओर इस लेख में इशारा नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या ऐसे ही अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आपको ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए जब कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू देने तो इंटरव्यू के बाद उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो सीट पूरी की पूरी खाली रह जाती है। इस लिहाज से यह जो एक तर्क आता है कि असल में जितना आरक्षण पूरा मिला हुआ है अभी वही नहीं भर पा रहा है, तो अंदर जो सब कैटेगराइजेशन करने की मांग है वह दरअसल एक चालाकी भरी मांग है। वह दरअसल जो समूह तैयार हो गए हैं उन्हें पीछे करने की जरूरत है ताकि सब कैटेगराइजेशन में जो ज्यादा पिछड़े समूहों के लिए आरक्षण होगा उसके लिए तो कोई कैंडिडेट ही नहीं आएगा और फिर पूरा का पूरा एनएफएस कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो तर्क सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आता है और जिसके पक्ष में के सत्यनारायण और सतीश देशपांडे तर्क दे रहे हैं कि असल में हमें सब कैटेगराइजेशन की को बहुत ही शंका की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए और यह एक तरीके से एक रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से हम सामाजिक न्याय को ज्यादा गतिशील बना सके। तो यह एक बेहतर तरीका है, बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही मेरा यह मानना है कि इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी सीटें आरक्षित वर्गों के लिए सुनिश्चित की गई हैं वो सही तरीके से भरी जाएं। उसमें जो अलग अलग तरह की चालाकियां व्यवस्था में बैठे उच्च जाति के लोग करते हैं उन चालाकियों पर रोक लगे। संविधान ने अगर आरक्षण दिया है तो संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो संविधान को मानता है। इस लिहाज से दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात कि सब कैटेगराइजेशन हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी यह बात नहीं है कि किसी भी तरीके का क्रीमी लेयर इन श्रेणियों में आएगा। और दूसरी बात कि जो शंका जाहिर की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना करने वाले लोगों के द्वारा उस पर भी ध्यान दिया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो भी पद आरक्षित किए गए हैं, जहां भी आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया है उसे सही तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि अगर उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है तो असल में वह पूरे के पूरे संवैधानिक भावना के साथ ही खिलवाड़ करने की तरह है। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। हम अगले अंक में मिलेंगे और किसी एक महत्वपूर्ण लेख के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।